दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बिहार तथा देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर से आप सभी के बीच मैं हाजिर हूं। और आज के इस क्लास में आप देखेंगे 1 जून 2026 से संबंधित प्रश्नों को। और ध्यान दीजिएगा, तमाम जानकारी हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। तो पूरे सेशन को आप सभी को ध्यान पूर्वक देखना है। और अगर आप पहली बार इस सेशन से जुड़े हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो पूरा देखिएगा। ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ये स्वतः निर्धारित कर पाएंगे कि ये सीरीज आपके लिए उपयोगी होगा या फिर नहीं। अगर पसंद आए तो प्रीवियस जो क्लासेस हमने प्रोवाइड किए हैं उसे जरूर देखिएगा। पिछले क्लास में एक सवाल जो हमने आपसे पूछा था, संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुने गए 12 सांसदों की सूची के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऐसे इसको लेकर कई 2-3 प्रश्न एक्चुअली हमने आपको करवाया था, लेकिन ये वाला जो प्रश्न है ये थोड़ा अलग है। ये हमने यहाँ पर ये पूछा है, जब आप विकल्पों को देखेंगे तो ये बिहार के पक्ष में ये प्रश्न आपको दिखेगा। और हमने जब इसका विश्लेषण आपको दिया था, वहां मैंने आपको बताया था कि बिहार के एक भी संसद इसमें शामिल नहीं है। तो विकल्प नंबर सी, यानी कि बिहार का कोई भी सांसद इसमें शामिल नहीं है। क्योंकि अगर हम संसद रत्न पुरस्कार की बात करें तो 12 संसद और 4 संसदीय समिति को लेकर यह घोषणा हुई, जो जानकारी आप यहां पर देख रहे हैं। और इन 12 संसद में से 10 लोकसभा से हैं और 2 राज्यसभा से हैं। देखिए यहां पर हमने अच्छे से उस चीज को मेंशन भी किया है। ये चर्चाएं आपके बीच हम कर चुके हैं। मुख्यतः पुरस्कार में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात के ही सांसद हैं। और 4 संसदीय समिति की बात करें तो कौन सी समिति है और उसके अध्यक्ष कौन है ना। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सवाल यहां से एग्जाम में बनने की प्रबल संभावना प्रतीत हो रही है। दोस्तों कल जो हमने आपको क्लास प्रोवाइड किया था वहां पर एक जिक्र हमने किया था कि मई महीना समाप्त हो रहा है, उसके बाद हम लोग जून में इंटर करेंगे। तो 1 से 2 दिन में मई महीने का पूरा कंप्लीट जो नोट्स है, जो मंथली ई बुक हमारी आती है, वो आपको मिल जाएगा। अब सवाल यहां पर यह है कि अब तक 2026 में जनवरी, फरवरी और मार्च तथा अप्रैल का जो मंथली ई बुक हमने आपको दिया है, ये 2026 का कंप्लीट कवरेज है। क्या आप इसे अच्छी तरह पढ़ चुके हैं? क्या ये पिछले 4 महीने का करंट अफेयर्स का जो संग्रह है, मतलब प्रिपरेशन आपकी कैसी हुई है? ये सवाल है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसमें हम आपको यहां थोड़ा सा समय लेते हुए ये बतलाएंगे कि 2022 से ही ये सीरीज लगातार चली आ रही है। तो किसी भी एग्जाम को लेकर, अमूमन खास करके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, मेरे अनुसार ये समझिएगा कम से कम 15 से 18 महीने का करंट अफेयर्स जरूर पढ़िए, ये अनिवार्य होता है। अगर अभी आप शुरू किया तो पहले 2026 को कंप्लीट कर लीजिए, फिर 2025 में दिसंबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाइएगा, तो प्रिपरेशन और बेहतर होगी। प्लस ये जो पीडीएफ आपको मिलता है एप्लीकेशन पे, ये कहां मिलेगा? तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर। और यहां सभी पीडीएफ का हूबहू, मतलब जो क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं, जो विश्लेषण उसमें है, उसका ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिलता है। मतलब टेस्ट के माध्यम से आप वहां पर अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा। हजारों लोग इसमें शामिल हैं, तो आप भी आ सकते हैं। चलिए फिलहाल आते हैं आज के इस वीडियो के, इस क्लास के पहले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले रक्षा सचिव, जो 40वें रक्षा सचिव हैं इस समय, राजेश कुमार सिंह, इनका संबंध बिहार के किस जिले से है? बिहार के मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था, संबंधित है बिहार के मुजफ्फरपुर से। इन्हें आप यहां पर तस्वीर में देख सकते हैं। डीआरडीओ के मतलब चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आप ये बोल सकते हैं अंतरिम तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है। अब यहां पर उसी चीज की जानकारी है कि वर्तमान में राजेश कुमार सिंह ये भारत के 40वें रक्षा सचिव हैं। अभी आपको ध्यान रखना, अंतरिम व्यवस्था के तहत, आई होप कि आप ये अंतरिम व्यवस्था समझ रहे हैं। जैसे एक प्रकार से हम लोग चर्चा करते हैं अंतरिम बजट, ये चीजें हम कई बार डिस्कस किए हैं। तो अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत अभी हाल ही में ये अतिरिक्त प्रभार डीआरडीओ का इन्हें सौंपा गया है। इस समय तक अगर हम देखें तो समीर वी कामत चेयरमैन थे, लेकिन 31 मई को ये खास करके रिटायर हुए, सेवानिवृत्ति इनकी हुई, तो इन्हीं के स्थान पर ये इनकी नियुक्ति हुई है राजेश कुमार सिंह की। केरल कैडर के ये आईएएस अधिकारी हैं और 24 नवंबर 1964 को 1964 में बिहार के मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था। बेसिकली यहाँ पर
पर ये बिहार के प्रश्नों में हमने शामिल किया क्योंकि बिहार से ये संबंधित हैं। और चर्चा अगर डीआरडीओ की हो रही है तो डीआरडीओ में इसका जो फुल फॉर्म है या फिर जो इसका पूरा नाम है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने आप में एक सवाल है। और स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब अगर पूछा जाए सवाल में, अच्छा जब तक नई नियुक्ति नहीं हो जाती अंतरिम व्यवस्था के तहत अतिरिक्त जो चेयरमैन के पद पर यही रहेंगे राजेश कुमार सिंह। हालांकि मौजूदा समय में ये रक्षा सचिव है। इतनी बातें आपको यहां पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि डीआरडीओ की बात हो रही है, आई थिंक मुझे लगता है कि एक सप्ताह पहले ये चीजें हमने आपको पढ़ाया था। मतलब आई थिंक क्या मतलब ये पढ़ाया हुआ है, तभी तो ये स्लाइड आपके बीच हमने रखा है। ये चीजें हमने अच्छे से यहां डिस्कस किया था कि अग्नि-1 जो बैलिस्टिक मिसाइल है उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण अभी किया गया था और इसकी मारक क्षमता आदि को लेकर चर्चाएं हमने किया था। वो चीजें आप यहां पर देख रहे हैं। रिवीजन स्वरूप इसको हमने यहां शामिल किया है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। दूसरा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले का नाम ही है सीधी, तो सीधी जिले में आयोजित गांव की माटी राष्ट्रीय लोक रंग महोत्सव, ये एक महोत्सव का नाम है। यहां पर कलाकार नवीन नितेश पांडे को गांव की माटी मानस कला अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। अब पूछा गया कि बिहार के किस जिले के वो निवासी हैं। बेसिकली इस प्रश्न में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट यहां नजर आती है कि ये कहां पर आयोजित हुआ, किस नाम से आयोजित हुआ, और ये सम्मान जो मिला है नवीन नीतीश पांडे को, ये बिहार के किस जिले के, ये पूछा गया है। तो बिहार के बक्सर के। अब यहां ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर के माध्यम से आप इन्हें यहां पर देख सकते हैं। नाम क्या है? तो नवीन नितेश पांडे, है ना। ये चीजें ध्यान रखें। फिलहाल अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। और वाकई में अगला सवाल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी बहुत सारी चर्चा हम इस पर करने वाले हैं। तो यहां बात हो रही है उल्लास कार्यक्रम की। उल्लास कार्यक्रम क्या है? आप लोग जानते हैं नव भारत साक्षरता मिशन, अभी हम उसको लेकर भी चर्चा थोड़ा सा करेंगे। तो उल्लास कार्यक्रम तथा भारत में पूर्ण साक्षरता की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन यहां पर सही है। कथन एक कहता है कि पूर्ण साक्षर राज्य घोषित होने के लिए न्यूनतम 95% साक्षरता दर का मानदंड निर्धारित किया गया है। बात यहां जो इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है उल्लास कार्यक्रम तथा भारत में पूर्ण साक्षरता को लेकर, तो ये पॉइंट जो है न्यूनतम 95% साक्षरता दर होगा तभी जाके किसी भी राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जाएगा, ये कह रहा है। तो ये कथन वास्तव में सत्य है। दूसरा कथन है कि सिक्किम जो है अभी हाल ही में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है। दोस्तों ये जो कथन है यहां पर सिक्किम पूर्ण साक्षर राज्य तो बना है लेकिन पहला नहीं है, पहला तो मिजोरम है, और ऐसी स्थिति में यह कथन असत्य है। और फिर अगला तीसरा कथन यहां पर देखिएगा, कथन है कि लद्दाख पूर्ण साक्षरता का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है, और वास्तव में ये सही भी है। 2024 में ये मान्यता मिली थी। कथन 4 देखिएगा, उल्लास कार्यक्रम का लक्ष्य 15 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के गैर साक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाना है। ये भी कथन सही है। जरा इस पर गौर कीजिए। उल्लास कार्यक्रम जो है इसमें 15 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, यानी कि वो साक्षर नहीं है अर्थात गैर साक्षर हैं, तो उन्हें साक्षर करना, और इसमें एक मानदंड दिया गया है कि न्यूनतम 95% अगर साक्षरता दर होता है किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का, तो वैसी स्थिति में उसे साक्षर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कहा जाएगा। यहां कथन 1, 3 और 4 सही है, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, केवल 1, 3 और 4। अब यहां दोस्तों वही सारी चीजों का वर्णन आपके बीच हमने किया है उल्लास कार्यक्रम में। उल्लास का जो अर्थ है, पूरा नाम जो फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखिए, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये इसका पूरा नाम होता है। उल्लास कार्यक्रम को नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी कहा जाता है। अब यहां इसके बारे में ध्यान रखिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। अब यहां वही जिक्र है कि 15 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को साक्षर बनाने के दृष्टिकोण से मतलब इसकी शुरुआत हुई। वैसे लोग जो मतलब कि न्यूनतम साक्षरता से वंचित रह गए हैं, तो औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। अभी इसके तहत सिक्किम को हाल ही में आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर का दर्जा दिया गया है, और यहां पर सिक्किम का स्कोर देखिएगा, साक्षरता दर देखिएगा, यहां 99.82% साक्षरता दर हासिल किया है, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। जो यहां शिक्षा मंत्रालय द्वारा तय किया गया मानक है 95%, उससे कहीं अधिक है। इस चीज को ध्यान रखें। कथन वाले प्रश्नों में जैसे ये चीजें हमने यहां पर एराइज किया था, तो ये चीजें जब इसमें जो निहित है याद रहेगा
तभी तो आप प्रश्न को सही सही हल करके आ पाएंगे। और आजकल का ट्रेंड है, इस तरह के कथन वाले सवाल बनते हैं, जैसे सिक्किम अभी इन दिनों इस वजह से खबरों में है। प्रश्न पे गौर कीजिएगा, सिक्किम अभी पूर्ण साक्षर राज्य बना है, तो सिक्किम को रिलेट करते हुए अन्य चीजों को भी हमने यहां शामिल कर दिया है। देखिए, सिक्किम को लेकर हमने शामिल किया, लद्दाख को लेकर हमने शामिल किया, अच्छा मिजोरम जो पहला साक्षर राज्य है वो भी हम इसमें शामिल कर सकते थे। तो चीजें जब सिक्किम को लेकर खबरों में है उल्लास कार्यक्रम के तहत, तो कुछ भी अराइज हो सकता है। हर चीजों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, साक्षर राज्यों में पहला राज्य मिजोरम है, मई 2025 में ये उपलब्धि हासिल हुई थी। केंद्र शासित प्रदेशों में पहला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जून 2024 में पूर्ण साक्षरता का दर्जा प्राप्त किया था। आप यहां पर देख सकते हैं, पहला राज्य मिजोरम, फिर दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा है और चौथा राज्य है हिमाचल प्रदेश। अब आप फाइनली ये बोल सकते हैं कि पांचवां राज्य बना है सिक्किम, पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने वाला। और इसमें जरा गौर कीजिएगा, यहां देखिए 98.2 है, 99.7 है, यहां 99.8 है। तो अब तक जितने भी मतलब डेटा आपको देखने को मिलता है ये पांचों राज्यों में, तो सिक्किम का जो दर है वो सबसे अधिक रहा है। साक्षरता दर की एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, 99.8 है, यहां पर 7 है, 7.2 यहाँ 8.2 है, तो ये ज्यादा हुआ है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। और केंद्र शासित प्रदेश को लेकर भी याद रखिएगा। मैं बार बार इन चीजों को रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। अच्छा, ये तो यहां लिखा गया कि वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये चीजें आप लोग जानते ही होंगे। फिलहाल आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि भारतीय सेना द्वारा विकसित कौटिल्य एआई प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, कौटिल्य एआई प्लेटफॉर्म भारतीय सेना द्वारा जो विकसित किया गया है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है युद्ध क्षेत्र में परिस्थिति संबंधित जागरूकता बढ़ाना एवं त्वरित निर्णय लेना। मतलब यहां ये इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, कौटिल्य के अतिरिक्त अभी हाल ही में एक क्यू फोर्स नामक एक और जो है एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। बेसिकली दो तरह का, एक तो कौटिल्य एआई प्लेटफॉर्म और दूसरा क्यू फोर्स नामक, मतलब ये दो एआई आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अब दोनों को हम समझने का प्रयास करते हैं, कौटिल्य क्या है और क्यू फोर्स क्या है। तो पहले कौटिल्य देखिएगा, यह एक एआई सक्षम कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसके अतिरिक्त डेटा विश्लेषण, युद्ध क्षेत्र की सूचनाओं के त्वरित प्रसंस्करण पर कार्य करता है। और इसका मुख्य उद्देश्य कमांडरों को रियल टाइम परिस्थिति संबंधित जागरूकता प्रदान करना तथा तेज और सटीक निर्णय लेने में सहायता करना। जो ये सारी चीजें इसमें शामिल की गई, इसके माध्यम से ये चीजें होंगी। और इसी को लेकर अभी जो शुरू हुआ ये पहल या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म, नाम दिया गया इसे कौटिल्य। और दूसरा अगर क्यू फोर्स की बात करें तो ये सैन्य लॉजिस्टिक, आई होप कि आप लॉजिस्टिक समझ रहे हैं, जो युद्धक सामग्री होगा उसको लेकर के परिवहन आदि, फिर इन्वेंट्री मतलब उसके भंडारण आदि को लेकर, फिर सप्लाई चेन प्रबंधन से संबंधित ये प्लेटफॉर्म है। तो क्यू फोर्स क्या है, यहां पर त्वरित कार्रवाई या फिर त्वरित निर्णय लेने को लेकर सटीक तरीके से ये कौटिल्य, और लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री और सप्लाई चेन को लेकर ये क्यू फोर्स, ये ध्यान रखिए। एक इंफॉर्मेशन और अतिरिक्त रूप में आपको हम यहां पर दे रहे हैं कि भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रता का वर्ष घोषित किया है, तथा वर्ष 2027 जो है ये सैन्य अभियानों में एआई के व्यापक एकीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। मतलब 2027 तक जो सैन्य अभियान होंगे उसमें एआई का व्यापक तौर पर एकीकरण इसमें करने का लक्ष्य निर्धारित है। और उससे भी कहीं इंपॉर्टेंट, ये वर्ष 2026 जो घोषित हुआ है ये नेटवर्किंग और डेटा केंद्रता का वर्ष घोषित हुआ भारतीय सेना की तरफ से। ये चीजें प्रश्न का रूप लेगा। अगले सवाल पर आइएगा, श्रीलंका निर्यात विकास बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी से अप्रैल 2026 के दौरान यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन सा देश बन गया है। दोस्तों, दो टर्म है, एक तो निर्यात गंतव्य है और एक व्यापारिक भागीदार है। अब व्यापारिक भागीदार आई होप आप समझ रहे हैं, जब दो देशों के बीच व्यापार होता है तो दोनों तरफ से जो आदान प्रदान या फिर निर्यात आयात होता है उसको लेकर ये डेटा का जब विश्लेषण होता है तो उस स्थिति में आप बोल सकते हैं व्यापारिक भागीदार, मतलब कितना व्यापार हुआ। लेकिन यहाँ निर्यात गंतव्य की बात करें, ये श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य, मतलब श्रीलंका कहां पर ज्यादा निर्यात कर रहा है। मतलब यहाँ जो आप अर्थ समझेंगे गंतव्य का, मतलब
मतलब यही है निर्यात गंतव्य। तो ऐसी स्थिति में श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा जो निर्यात गंतव्य बना है वो अपना भारत है। और किसे छोड़कर बना है, तो आपको ध्यान रखना है यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन पहले स्थान पर कौन है? भारत तो दूसरा बना है, अब यूनाइटेड किंगडम तीसरे स्थान पर चले गया। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर इसमें है अमेरिका, है ना। ये चीज ध्यान रखिए। अब वो सारे बिंदुओं की चर्चा यहां पर तस्वीर में आपके बीच हमने किया है जनवरी से अप्रैल 2026 तक का, मतलब इसी पर आधारित एक रिपोर्ट है जो अभी हाल ही में आई है श्रीलंका निर्यात विकास बोर्ड के द्वारा, जो यहां पर आप देख रहे हैं। और श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन बना? तो भारत। और सबसे बड़ा कौन है श्रीलंका का? तो इसमें 23% हिस्से के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर यूके, है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कुछ समय पहले अभी हम व्यापारिक भागीदार देशों की बात कर रहे थे, एक अभी डेटा आया है, इसको देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको पढ़ाया हुआ है, एक सप्ताह हो रहा है कि भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश के व्यापार में हासिल किया दूसरा स्थान। यानी कि अगर आप देखेंगे व्यापारिक भागीदारों में, तो इसमें यह कहा रहा है कि जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है भारत ने। इस मामले में बांग्लादेश का यहां आप देखेंगे दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। मतलब अगर व्यापारिक भागीदार देखेंगे, चाइना तो ऐसे ओवरऑल 21% के साथ टॉप पर बैठा हुआ है, लेकिन अमेरिका को मामूली अंतर से पीछे छोड़ते हुए भारत इसमें दूसरे स्थान पर आ चुका है। अब व्यापारिक भागीदार देशों में अमेरिका बांग्लादेश के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है। लेकिन अभी हम अगर ये बात करें कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है, तो वो है चाइना। अभी कुछ समय पहले रिपोर्ट आया था, इसमें अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका पिछले 4 वर्षों से इस मामले में, मतलब भारत के व्यापारिक भागीदार देशों में पहले स्थान पर था लगातार 4 वर्षों से। लेकिन अब डाटा यह कहता है कि चाइना इसमें पहले स्थान पर आ चुका है। और जब अमेरिका इसमें पहले स्थान पर था, बीपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है। ये चीजें आप लोगों को मालूम होंगी, प्रीवियस वर्षों के प्रश्न पत्र अगर आप देखते हैं एप्लीकेशन पे, प्रीवियस वर्षों का प्रश्न पत्र भी उपलब्ध है, आप वहां पर जाके ले सकते हैं। अगले सवाल पर आइएगा। मई 2026 में समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी देने के बाद असम यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, असम के संदर्भ में प्रश्न है, राइट आंसर होगा असम तीसरा राज्य बना है। अब यहां पर 2 से 3 सेकंड में आपको टाइम दे रहा हूं, जरा गौर कीजिए कि असम अगर तीसरा राज्य है तो पहला और दूसरा कौन है? उम्मीद है कि अब तक आप ये सोच चुके हैं, ये चीजें हम पढ़ा चुके हैं। पहला राज्य तो उत्तराखंड है। अच्छा, पहले को लेकर तो जानकारी सभी के पास रहती है, लगभग आप में से 99% ये जानते होंगे अगर पढ़े हैं तो उत्तराखंड पहला राज्य है। लेकिन दूसरा भी हमने आपको पढ़ाया है। फिलहाल आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। ये नागरिक संहिता को लेकर ये अभी हाल ही में असम इन दिनों खबरों में है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट हमने ये आपको बोला कि तीसरा राज्य बना है, लेकिन मेनली आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहला उत्तराखंड और दूसरा गुजरात है, इसके बाद असम तीसरा राज्य बना है। इसमें आपको मैं कुछ प्रावधान जो इसमें बेसिकली हैं वो मैं आपको बतला दूं। तो कानून के दायरे में आने वाले सभी नागरिकों के लिए बहुविवाह, यहां पर बहुविवाह का जो अर्थ है एक से अधिक विवाह से है, मतलब इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आप यहां पर भी वो चीजें देख सकते हैं, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और लिव इन रिलेशनशिप जो होता है, लिव इन रिलेशनशिप यानी कि लिव इन संबंधों का 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। और अलगाव की स्थिति यानी कि डाइवोर्स की यहां पर बात हो रही है, तो ऐसी स्थिति में परित्याग किए गए यानी कि अपने साथी को जो छोड़ते हैं उनके भरण पोषण का कानूनी अधिकार होगा, मेंटेनेंस का खर्च वो अपने पार्टनर से ले सकता है। और पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष यहां पर निर्धारित की गई। देखिए यहां पर हमने वो चीजें लिखा भी है। और संपत्ति के मामले में लैंगिक न्याय सुनिश्चित करते हुए माता पिता, पति पत्नी और बच्चों के लिए समान उत्तराधिकार अधिकार स्थापित किया गया है। लेकिन दोस्तों यहां एक कंडीशन है, इसमें कंडीशन यह है कि संवैधानिक अधिकारों और पारंपरिक प्रथाओं को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य की अनुसूचित जनजाति जो बेसिकली पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, इनको इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं असम को लेकर जो नागरिक संहिता कानून की, तो इससे बाहर रखा गया है। देखिए वो चीज यहां पर लिखा गया है। तो फिलहाल इंपॉर्टेंट जो जानकारी है, जब हम आपको उत्तराखंड को लेकर बतला रहे थे तो उस समय यही सारी चीजें वहां पर भी हमने आपको बतलाया था। मतलब कि सभी लोगों के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून,
है ना, वो सभी पर लागू होता है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा है गुजरात, और उसके बाद तीसरा अभी बना है असम। असम की बात हो रही तो असम के 15वें मुख्यमंत्री अभी पुनः से अभी जो बने हैं हेमंता विश्वास शर्मा। मतलब एनडीए गठबंधन की यहाँ पर सरकार है। अभी जो राज्यों में 5-6 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी, इन सभी के बारे में एक कंप्लीट सूची है। आप लोग इसको देखना चाहें तो जरूर देखिएगा। मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं, वैसे डिटेल में तथ्यों को हम देख चुके हैं। यहाँ एक ही साथ एक सूची में आपको देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आगे अगले प्रश्न पे जाने से पहले बीपीएससी एग्जाम को लेकर जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस वाले कोर्स को ले लीजिए। इसमें अतिरिक्त बेनिफिट भी आपको बहुत मिलेंगे। इसमें बीपीएससी एग्जाम को लेकर तमाम चीजें तो हम करवाएंगे ही, प्लस इसमें एडिशनली आपको देखने को मिलता है करेंट अफेयर्स का पूरा पैकेज। जो एक विजेता बैच चलता है वो आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा, और इसके अतिरिक्त जो टेस्ट सीरीज अभी हाल ही में लॉन्च हुई है वो तमाम चीजें आपको इसमें मिलेगी। अलग से कुछ भी नहीं लेना है। मतलब अगर इसको लेते हैं, बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो आंख मूंद के इसको ले लीजिए। अगले सवाल पर आइए जो वास्तव में इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में आयोजित योगा महोत्सव 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। कथन एक कहता है कि इसका आयोजन 27 मई 2026 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां आपको मैं बता दूं योग महोत्सव 2026, योग दिवस की हम बात नहीं कर रहे हैं। योग दिवस को लेकर अभी हम चर्चा करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये योग महोत्सव है जी, इसमें कंफ्यूजन का शिकार आप हो सकते हैं। अभी ये आयोजन जो हुआ है 27 मई 2026 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुआ है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। अब ये जो आयोजन है ये 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 25 दिवसीय काउंटडाउन की शुरुआत के रूप में, मतलब ये इसका प्रतीकात्मक रूप में आप देख सकते हैं। मतलब इसकी तैयारी को लेकर अभी हाल ही में ये खास करके आयोजन हुआ मध्य प्रदेश के खजुराहो में। तो यहाँ ये भी कथन सही है, 2026 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस से पहले ये शुरू हुआ है। अब यहाँ कथन 3 कहता है कि वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, ये इसका निर्धारित थीम है। ये भी कथन यहाँ सही है, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, मतलब यहाँ पर ये थीम है। तीनों कथन आपको सही देखने को मिलता है। विकल्प नंबर डी में इसका राइट आंसर छुपा हुआ है। अब यहाँ पर वही सारी चीजें हैं। योग महोत्सव कहाँ, 27 मई को मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित हुआ है। और इसके अतिरिक्त ये जो आयोजन को लेकर अभी हम आपको यहाँ पॉइंट में बतला रहे थे, एक काउंटडाउन की शुरुआत है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर, तो इसकी तैयारी को लेकर की है। यहाँ पर वो चीजें मेंशन है, और इसका जो थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, वो चीजें वर्णित किया है हमने। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये मत भूलिएगा कि योग दिवस की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, किसके प्रयासों से हुई थी, वो चीजें हमने मेंशन किया है। शुरुआत तो ऐसे 21 जून 2015 को हुई थी, लेकिन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 के भारत को, मतलब भारत ने जो स्थिति को प्रस्ताव रखा था, इसी को मान्यता दिया था और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। है ना, क्लियर है। अपने आप में एक सवाल है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश के खजुराहो की जो हमने बात किया, ये छतरपुर जिले में स्थित है। ये एक प्रकार का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, और घोषित कब हुआ था, 1986 में। लगे हाथों हम आपको यह भी बतला दें कि बिहार में यूनेस्को का 2 विश्व धरोहर स्थल है, एक नालंदा महाविहार और एक जो बौद्धि मंदिर परिसर है। तो ये चीजें ध्यान रखिए, कब मान्यता मिली वो भी चीजें हम आपको पढ़ाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर योग दिवस को लेकर देखिए, खास करके वो जो जानकारी हम आपको दे रहे थे कि शुरुआत 21 जून 2015 से हुई, मान्यता मिली थी 2014 में। इसका थीम क्या है? अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है। अच्छा, आइए एक सवाल के रूप में ही इसे हम देख लेते हैं कि 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य जो कार्यक्रम है किस शहर में आयोजित किया जाएगा। आई होप आप जान चुके हैं, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। यहां इस तस्वीर के माध्यम से ये चीजें हमने आपको रखा है ना। आप यहां पर देख रहे हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल में 21 जून 2026 को ये 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह आयोजित होना है। मतलब कोलकाता शहर का चुनाव किया गया है इसको लेकर के। आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल है एक पुस्तक से संबंधित, अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव। ये एक पुस्तक का नाम है। पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन यहां पर सही है। यह पुस्तक शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी हुई है। ये बिल्कुल कथन सत्य है। पुस्तक में नरेंद्र मोदी के साथ लेखक के अनुभव, जो कि आपको ध्यान रखना लगभग 35 वर्षों का अनुभव का इसमें वर्णन किया गया है। लेखक का मतलब यहां पर यह है, बात हम कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की, तो उनके साथ 35 वर्षों का अनुभव
अनुभव को साझा किया है, ये भी कथन सही है। कथन 3 कहता है कि पुस्तक का जो विमोचन है भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा द्वारा किया गया। तो यहाँ पर यह भी कथन सही है। तीनों के तीनों कथन आपको यहाँ सही दिखेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात यहाँ पर यह है कि पुस्तक को किनके द्वारा लिखा गया है। पुस्तक के लेखक को लेकर के जो यहाँ ये वाला कथन है कि जो उसके अनुभव को इसमें साझा किया गया ये वाला, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किन पर आधारित है या फिर पुस्तक का नाम क्या है, ये चीजें जरूरी हो जाती है। अब यहाँ पर इतनी जानकारी हमने दिया, कथन नंबर डी विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सभी कथन सही है। अब इस पुस्तक के बारे में वही सारी जानकारी यहाँ पर हमने मेंशन किया है, लेकिन एक चीज हम आपको यहाँ पर बतलाना चाहेंगे, इस पुस्तक में मेनली क्या चीज है। ऐसे तो विषय वस्तु इस पुस्तक की है नरेंद्र मोदी संग 35 वर्षों का जो अनुभव है, इसमें आपको ध्यान रखना है मेनली उल्लेख है 1991 का जो एकता यात्रा था, और साथ साथ नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, संगठन और उनकी जन सेवा भावना को लेकर इन चीजों का वर्णन इसमें किया गया है। अब एक और पुस्तक को लेकर हम आपको जानकारी दे दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 5 जनवरी 2026 को इसी साल पुस्तक का विमोचन किया गया था, खुद बात ए मोदी। आप यहां पर पुस्तक का नाम देख सकते हैं, खुद बात ए मोदी, जिसमें 2014 से 2025 तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर जो भाषण दिया है उन सभी भाषणों का उर्दू में इसमें खास करके संकलन किया गया है ना। उर्दू में जो भाषणों का अनुवादित संकलन है, ये खुद बात ए मोदी, ये पुस्तक का नाम है। अब यहाँ एक और जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, अप्रैल 2025 में पिछले साल नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन, ये पुस्तक का नाम है संस्कृति का 5वां अध्याय। बेसिकली इसमें उर्दू भाषा में संग्रह किया गया है और ये स्वतंत्रता दिवस के भाषणों का है, लेकिन ये जो संस्कृति का 5वां अध्याय है इसमें ये चीजें नहीं है, मतलब कि इसका उर्दू में अनुवाद नहीं है, ये हिंदी में है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सभी भाषणों का इसमें संकलन किया गया है ना। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगले सवाल पर आइएगा, एक उपन्यास जिसका नाम है बाजार उपन्यास, जिसका दूसरा संस्करण अभी हाल ही में इसका विमोचन किया गया है, मुख्यतः किस अवधि की सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना, जो अवधि के बारे में पूछा गया है, किस अवधि की सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं का यह प्रामाणिक विवरण है, तो वर्ष 1971 से 1992 भारत या फिर मुख्यतः मेघालय को लेकर के इसमें इसका विवरण प्रस्तुत किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं इसका विमोचन जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, इनके द्वारा किया गया है, जिसके बाद यह पुस्तक पुनः खबरों में आई है। हालांकि यह पुस्तक पहले ही लॉन्च हो चुकी है, ये इसका दूसरा खंड है, मतलब दूसरा संस्करण है, और पुस्तक जो या फिर उपन्यास जो है नाम है बाजार, इसके लेखक है निरंजन देव शर्मा, ये ध्यान आपको रखना है। इस उपन्यास में 1971 से 92 तक के, मतलब इस बीच के भारत और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में हुए सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का एक प्रकार से दस्तावेजीकरण है, मतलब यहां पर इसके बारे में वर्णन किया गया है। पुस्तक में उस दौर में समाज, बाजार व्यवस्था और बदलते सामाजिक मूल्यों तथा आम जनता के जीवन पर पड़ने वाले जो प्रभाव थे, इसको यथार्थवादी ढंग से इसमें प्रस्तुत किया गया है। और कई बार होता है क्या कि जो पुस्तक का पब्लिकेशन है वो भी पूछ लिया जाता है। आइए अगले सवाल पर। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में 110 वर्षों के बाद पुनः खोजी गई एक दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई व्याध पतंग प्रजाति लॉन्ग टेल्ड डस्क हॉकर, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए 110 वर्षों के बाद इसकी खोज हुई एक दुर्लभ प्रजाति है ड्रैगन फ्लाई के, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है यहां आपको ध्यान रखना है गायनाकैंथा खासियाका, इनका ये वैज्ञानिक नाम है। तस्वीर में देखिएगा यहाँ पर एक शब्द हमने प्रयोग किया था लॉन्ग टेल्ड, मतलब यहाँ पर एक लंबी पूंछ वाली, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब यही इसकी खोज हुई है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, गायनाकैंथा खासियाका, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, पूंछ इसकी लंबी है। अगले सवाल पर आइएगा। अच्छा, वही सारी चीजें हैं, कहां पर खोज हुई है और साथ साथ नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने लिखा है, कब इसे राष्ट्रीय उद्यान या फिर टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, तो वर्ष 1983 में, वो चीजें यहां पर है। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही 3.37 गीगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली। अब इसको समझिएगा, इसके बारे में यह कहा जाता है कि पूरी दुनिया में चीन के बाहर, मतलब चीन के बाहर ये होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा एकल
स्थान बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट है, मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो चीन के बाहर स्थापित हुआ है वो भारत में है, जो अभी इन दिनों खबरों में है। अब अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा ये किस स्थान पर विकसित किया गया, प्रॉपर वो जगह कौन सा है? तो प्रॉपर वो जगह तो है गुजरात। अब 3 विकल्प में गुजरात है, राइट आंसर होगा खावड़ा गुजरात। विकल्प नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर छुपा हुआ है, यही इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन यहां पर समाप्त होता है, और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के क्लास का ये प्रश्न है वाइपर मिशन को लेकर, एक्चुअली ये है क्या? वाइपर मिशन में हमने थोड़ी बहुत चर्चा पिछले क्लास में ल्यूपेक्स मिशन को लेकर भी किया था, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है। एकदम डिटेल में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और तमाम पीडीएफ फाइल, नोट्स, टेस्ट सीरीज आदि को लेकर प्ले स्टोर से बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप अभी डाउनलोड कीजिए, आप वहां से चीजों को बेहतरीन तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। एक बात ये ध्यान रखिए, बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी को लेकर करंट अफेयर्स का एक कोर्स संचालित हो रहा है, अगर आप लेना चाहें तो इसको एप्लीकेशन से जाके ले सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें करंट अफेयर्स का ये विजेता बैच आपको फ्री में मिलता है, ये दोनों कोर्स में, इसमें भी और इसमें भी, ये कोर्स जो है ये फ्री में आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।